गुड इवनिंग क्लास, वेलकम बैक। चैप्टर हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चल रहा था, ठीक है। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है, या आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ने चैप्टर तो शुरू करा दिया, कहीं से भी क्वेश्चन कराते हैं, कुछ भी सिखाते हैं, कोई से भी क्वेश्चन रैंडम दे देते हैं करने के लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है, चैप्टर कितना पूरा हुआ, कैसे चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं और क्या है चैप्टर में, ठीक है। तो अब थोड़ा सा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ आपसे तो 3.1 में सिर्फ इक्वेशन बनाने को कहा है, और वो हम बना चुके हैं 3 क्वेश्चन थे 3.1 में। चैप्टर 3 है आपका, ठीक है ना। आज थोड़ा सा साउंड में पीछे बैकग्राउंड आपको बढ़िया बढ़िया आवाज़ें आती रहेंगी, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा काम चल रहा है तो आज एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। 3.1 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं जिनमें सिर्फ इक्वेशन बनानी थी, जो कि हम बना के देख चुके हैं, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। और अगर मैं बात करूँ 3.2 की तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं, उसके बाद 2, 3, 4 ये अभी हमने नहीं करे, क्योंकि इसमें आपको और कुछ भी बताने की जरूरत है, ठीक है। तो इस पर मैं आऊँगा दोबारा, अभी स्किप कर रहा हूँ। मैं आता हूँ अगर 3.3 पे, जो कि पेज नंबर 53 पे आपकी एनसीईआरटी की, तो उसमें लिखा है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहला जो क्वेश्चन दिया है उसमें कहा है कि लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करो बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उन्होंने 6 पार्ट दिए, 6 के 6 पार्ट आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आता है, अगर नहीं आता है तो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड की एक सेपरेट वीडियो बन गई है, उसको देख लेना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। काफी बच्चों का छुटा हुआ है, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है, सॉल्व दिस एंड दिस। दो इक्वेशन दे रखी है उसने, आप सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, बस देखिए अगर हमने, है ना। उसके बाद जो आपके पास x और y की वैल्यू आती है, उसकी हेल्प से आपको m की वैल्यू निकालनी है। एक और इक्वेशन दे रखी है इसमें, y = mx + 3 दे रखा है, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं जून क्लास के अंदर, राइट। अगर ये आपको नहीं आ रहा होगा समझ में तो मेरे से दोबारा से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ईजी है, राइट। इसके बाद आते हैं वो वाले क्वेश्चन जो हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, कहानी वाले क्वेश्चन, जिसमें वो वर्ड प्रॉब्लम देगा, कहानी देगा बना के, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्वेशन में, और फिर आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करने से मेरा मतलब है x और y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और 3-4 मेथड है आपके पास, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफिकल, ठीक है। 3 सीख चुके हैं, अभी ग्राफिकल रहता है, आएंगे उस पर भी। फिलहाल मैं आपको फटाफट से इनकी इक्वेशंस बना के दे देता हूँ, आपको इनको सॉल्व करना है, राइट। तो द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स 3.3 के वर्ड प्रॉब्लम्स पे हैं, ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने अभी लिख दिए हैं आपके सामने। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। 2 नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है, तो ऑब्वियस सी बात है एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, आप मानते हैं लेट द लार्जर नंबर, जो बड़ा नंबर है उसको x मान लिया, लेट द स्मॉलर नंबर इक्वल टू y, राइट। उसने कहा डिफरेंस है, डिफरेंस 26 आ रहा है, प्लस 26 आ रहा है, तो प्लस कैसे आया होगा, जब बड़े में से छोटे को माइनस किया होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - y = 26, ये पहला बन गया हमारे पास इक्वेशन। दूसरे में क्या कह रहा है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये जो मैं करा रहा हूँ यहाँ पे। एंड वन नंबर इज थ्राइस 3 टाइम्स द अदर, जो एक नंबर है वो 3 टाइम्स है दूसरे का, तो ऑब्वियस सी बात है 3 टाइम्स हो रहा है तो छोटे का 3 टाइम्स होगा। अगर बड़े का 3 टाइम्स कर दे तो वो तो और बड़ा हो जाएगा, है ना। तो मैं छोटे वाले का 3 टाइम्स करूंगा और वो किसके इक्वल हो जाएगा, बड़े वाले के इक्वल हो जाएगा। तो x = 3y, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है, x की वैल्यू पता है, इसमें पुट कर देंगे, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्या कहा था उसने दूसरी कंडीशन में, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। पहला नंबर मतलब जो भी एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है, तो ऑब्वियस सी बात है 3 टाइम्स किसका होगा, छोटे वाले का ही होगा ना। बड़े वाले का 3 टाइम्स करोगे तो वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो छोटे वाले का 3 टाइम्स बड़े वाले के इक्वल आ जाता है। तो ये 2 इक्वेशन बन गई, 2 वेरिएबल। अब मैं हर बार ये बोलूँगा 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करने के 4 मेथड, कोई सा भी लगा सकते हो। फिलहाल 3 सीखे हैं, ग्राफिकल भी
सीख जाएंगे जल्दी। अगर मैं इसकी बात करूं तो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? वो जिनका सम 90 होता है। अरे नहीं, जिनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन मुझे उसने यहाँ पे सप्लीमेंट्री वर्ड देके दी है। ठीक है ना, तो सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहता है? तो जिनका सम 90 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। The larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degrees। वो कह रहा है जो larger angle है वो smaller angle से 18 ज्यादा है, तो larger angle को मान लेते हैं, क्या मान लेंगे? x। Let larger angle equals to x, let smaller angle equals to y, right? अब सप्लीमेंट्री है तो सप्लीमेंट्री मतलब इन दोनों का सम कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है 180 डिग्री होगा। रीजन लिख देंगे सप्लीमेंट्री। सर अगर रीजन ना लिख के आए, भूल गए, तो पेपर में मार्क्स कटने के चांसेस है बहुत ज़्यादा है, पर पेपर में मार्क्स कटते हैं इन सब चीज़ों के। ये बन गई पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरे पे उसने क्या लाया था? लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो लार्जर वाला एंगल है वो एक्सीड करता है स्मॉलर से बाय 18 डिग्री। जो लार्जर है वो स्मॉलर से 18 जाता है, जो लार्जर है वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है। किसमें ऐड करूंगा? 18 y में तो ऐड करूंगा, छोटे वाले में तो ऐड करूंगा, तभी तो बड़े वाले के इक्वल आएगा। बड़े वाले में 18 ऐड कर दिया तो वो तो और बड़ा हो जाएगा ना, तो इसलिए x इक्वल्स टू वाई प्लस 18। जो लार्जर एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है। तो ये दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो, 3 मेथड आपको आते हैं। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायस 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज इतना, ये एक अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। ये आते हैं आर्टिकल्स के बेस पे क्वेश्चन, जैसे हम कर रहे थे ना प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, ऐसे ही आती हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन आर्टिकल्स। ठीक है ना, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, इसके और भी क्वेश्चंस देंगे आपको प्रैक्टिस के लिए ताकि आपको समझ में आए। राइट, तो अब इसको पढ़ लेते हैं। उसने कहा कि एक कोच है क्रिकेट टीम का, उसने 7 बैट और 6 बॉल को बाय करा है इतने रुपए में। मुझे नहीं पता एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, मुझे सिर्फ इतना सा पढ़ा है मैंने छोटी क्लास में कि एक टॉफी अगर 2 रुपए की है तो 10 टॉफी 20 रुपए की हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो मैं यहाँ भी कुछ वही कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ। मैं लगाने वाला हूँ लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की जो कीमत है वो कितनी मान के चल रहा हूँ मैं? x मान के चल रहा हूँ। मैं दूसरे चीज जो मेरे पास है क्या है? बॉल है, उसकी कीमत कितनी मान के चल रहा हूँ? y मान के चल रहा हूँ। ठीक है ना, तो मुझे नहीं पता एक बैट की कॉस्ट कितनी है, एक बॉल की कॉस्ट कितनी है। एक बैट की कॉस्ट मैंने x मान ली, एक बॉल की कॉस्ट मैंने y मान ली। अब अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो कॉस्ट सर ने क्या किया था? कॉस्ट सर ने 7 बैट खरीदे थे और 6 बॉल्स खरीदी थी। ठीक है ना, तो 7 बैट, एक बैट की कीमत x, तो 7 की कितनी हो जाएगी? 7x। एक टॉफी 2 रुपए की तो 10 टॉफी 20 रुपए की, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही 6 बॉल है, एक बॉल की कॉस्ट y, तो 6 बॉल की कितनी हो गई? 6y। कॉस्ट सर ने दोनों चीजें एक साथ खरीदी और पैसे कितने पकड़ा दिए दुकानदार को? 3800। ये बन गई आपके पास पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरे में वो क्या कहता है? लेटर शी है, ये कोच सर नहीं कोच मैडम है। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट्स खरीदे तो 3x रुपीज दे दिए होंगे, और 5 बॉल खरीदी तो 5y रुपीज दे दिए होंगे, और दोनों के पैसे कोच मैडम ने ही दिए हैं। और कितने दिए हैं टोटल? 1750। तो ये बन गई आपके पास दूसरी इक्वेशन। राइट, तो इस तरह से आपके पास इक्वेशंस बन जाती हैं। सॉल्व करने के आपके पास 3 मेथड आप लोग सीख चुके हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आप लोग सॉल्व कर सकते हो। राइट, अब एक चीज और, कल जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा था उसमें कुछ क्वेरीज आप लोगों की ये थी कि सर इतना बड़ा मेथड बार बार हमें बोर्ड में लिखना पड़ेगा क्या? ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपको मैं बता दूं कि आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। आपको सबसे पहले तो ये जो कांस्टेंट है इसको ले लेंगे,
इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और उधर हो जाएगा इक्वल टू। ऐसे ही यहाँ पे करना है, ये जो कांस्टेंट है इसको इधर लेके आओ, इधर आके माइनस का हो जाएगा, उधर हो जाएगा इक्वल टू। ठीक है, सबसे बढ़िया बात जो आपको इस वीडियो की लगेगी, जो आपको YouTube वीडियोस पे पसंद आएगी, वो चीज़ क्या है, अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप बैकवर्ड करके कितनी भी बात देख सकते हैं, स्लो चला के देख सकते हैं। और आपको लग रहा है बहुत धीरे चल रहा है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए YouTube वीडियोस बनाने का ज़्यादा फायदा है, राइट। अब ये काम हो गया पहली जगह की। इसके बाद क्या करना था, इसके बाद लिखना था आपको x y 1। ठीक है, फिर क्या बताया था, b1 b2 a1 a2 c1 c2 a1 a2, है ना, ऐसे ही बताया था। कहा था b1 से शुरू होंगे और b1 b2 में ही खत्म हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, ये a1 ये b1 और ये वहां से c1, ये a2 ये b2 और ये c2। ठीक है ना, अब आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो। मतलब क्या, मतलब ये b1 b2 आएगा ना तो यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 5, c1 c2 आएगा ना तो यहाँ पे आ गया -3800 और यहाँ पे आ गया -1750। a1 a2 आएगा ना तो यहाँ आ गया 7 और यहाँ आ गया 3। यहाँ पे से b1 b2 आएगा तो यहाँ आ गया 6 और यहाँ आ गया 5। तो आप डायरेक्ट भी करके दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो मैंने आपको करके दिखाया था वो एक जनरल फॉर्म थी, एक जनरल इक्वेशन को सॉल्व किया था हमने। इसके बाद क्या करते हैं, x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन 6 इंटू -1750, फिर माइनस अपनी साइड से लगा देते हैं और फिर 5 इंटू -3800। ठीक है, फिर ऐसे ही y के साथ -3800 इंटू 3 -1750 इंटू 7 और 1 के अपॉन में क्या आएगा 7 इंटू 5 -3 इंटू 6। मतलब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, है ना। इसे सॉल्व करके कुछ आएगा, इसे सॉल्व करके कुछ आएगा और ये तो आसान से ये मैं ही कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसको इसके इक्वेट करो, इसको इससे इक्वेट करो, x की वैल्यू आ जाएगी, फिर इसको इससे इक्वेट करो, y की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन देख लेते हैं हम जल्दी। इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा लगता है इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन होता बहुत आसान है। ठीक है ना, पेपर में आता है इस तरह का क्वेश्चन जनरली कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि बहुत लंबा सा क्वेश्चन आता है लेकिन होता आसान है। तो वो क्या कह रहा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज। एक तो टैक्सी फिक्स्ड चार्ज लेगा ही लेगा, ठीक है ना, बैठ गए उसमें तो फिक्स्ड चार्ज है कि भैया इतना है, बैठ गए तो बैठ गए, अब मुझे इतने पैसे तो चाहिए। टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और उसके साथ जितना डिस्टेंस आप कवर करोगे उसका भी चार्ज लेगा। उसने कहा 10 किलोमीटर के उस बंदे ने जो उस टैक्सी में बैठ के फंस गया, उस बंदे ने कितना पे किया, 105 रुपये पे किया। लेकिन एक दूसरा बंदा था जिसने कितने किलोमीटर पे की, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, 15 किलोमीटर का, और वो फंस के निकला है कितने पैसे देने के बाद, कितने पे छुटा वो 155 पे। तो बताओ कि फिक्स्ड चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है। मतलब वो क्या कह रहा है सर, समझ नहीं आ रही बात, दोबारा बताओ। वो ये कह रहा है सर कि जो टैक्सी वाला है वो एक फिक्स्ड चार्ज तो लेगा ही लेगा। आप बैठो और बैठ के चाहे कहीं भी न जाओ, उसे x रुपीस तो चाहिए ही चाहिए। x किस लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने ले रहा है। ठीक है, मेरी टैक्सी वाले से भी बात नहीं हुई। फिर वो कह रहा है कि टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कवर का भी वो चार्ज लेगा पर किलोमीटर के हिसाब से। तो लेट द चार्ज पर किलोमीटर, समझे ना, कितना चार्ज हुआ पर किलोमीटर, मान लेते हैं y, हमें नहीं पता, नहीं मिला अभी तक। ठीक है, फिर अब आते हैं क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कितना चल दिया 10 किलोमीटर, और चार्ज कितना पे किया 105 पे किया। तो जब टैक्सी में बैठ गया सर तो x तो देना ही देना है उसको।
ठीक है। और 10 किलोमीटर वो चल रहा है, 1 किलोमीटर के y रुपीस, तो 10 के कितने हो जाएंगे 10y। अब ये फिक्स चार्ज है, ये पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज है, दोनों उसी को ही देने हैं और उसमें मिला के कितने दे दिए 105 रुपये दे दिए। समझ में आ गई होगी बात, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दूसरे केस में वो कह रहा है कि अगर 15 किलोमीटर की जर्नी है तो उसको चार्ज कितना पे करना पड़ा 155 पे करना पड़ा। तो आपको जब टैक्सी में बैठना ही है तो टैक्स तो देने ही पड़ेंगे, और 15 किलोमीटर के हिसाब से अगर 1 किलोमीटर के वो y ले रहा है तो 15 के कितने हो जाएंगे 15y। ये भी आपको देने हैं, ये भी आपको देने हैं, और आपने दिए कितने टोटल 155। तो ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। x और y की वैल्यू आ जाएगी। x और y की वैल्यू निकालने के बाद उसने कहा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर 25 किलोमीटर जा रहा है, अगर 25 किलोमीटर जा रहा है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, x तो देने ही देने हैं प्लस 25 y देने पड़ेंगे। x की वैल्यू भी पता है, y की वैल्यू भी पता है, अभी कैलकुलेट की होगी आपने, सॉल्व करके आंसर लिख देना। समझ में आ गई क्या बात, ठीक है। इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन बचते हैं। एक क्वेश्चन है फ्रैक्शन के बेस पे जो कि हम बहुत सारे कर चुके हैं, और ये वाला भी कर लिया था हमने एनसीईआरटी का। उससे अगला क्वेश्चन है एज के बेस पे जो कि हम बहुत सारे कर चुके हैं, और ये वाला भी हमने कर लिया था। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज हो जाती है खत्म। अब अगर मैं आऊँ 3.4 पे, तो 3.4 का जो कि पेज नंबर 56 पे है, मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ तो वो कहता है सॉल्व कर लो जी इन फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कोई बड़ी बात नहीं है, एलिमिनेशन भी अपने को आता है, सब्स्टिट्यूशन भी अपने को आता है। अगर नहीं आता तो वीडियो बनी चुकी है, आपको पता है, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन से भी कर लेंगे और सब्स्टिट्यूशन से भी कर लेंगे। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है, कोई सी भी ऐप डाउनलोड करो जिससे आपको एनसीईआरटी मिल जाए, ऑनलाइन देख लो, मैंने भी आपको एक लिंक भेजा था, वहाँ से आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। फिर से उसने 4-5 क्वेश्चंस ऐसे दे दिए जिसमें वो क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है कि आपको इन कहानी को पढ़ के इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन को फिर सॉल्व करना है। इस पेज पे 57 पेज पे अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आता है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन जो कि हम पहले ही कर चुके हैं बहुत सारे, तो इसको नहीं कराऊंगा मैं। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम होगी डाउट सेशन में, प्रॉब्लम सेशन में आप पूछ सकते। सेकेंड क्वेश्चन आता है 5 ईयर्स एगो, एज वाला क्वेश्चन है ये भी हम कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको सबसे पहले कराया था 2 डिजिट नंबर के बेस पे है, ये था सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। बचते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन, उन्हें हम देख लेते हैं फटाफट से। तो बचे हुए लास्ट के 2 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है ये वाला, ठीक है। और ये वाला कुछ ऐसा ही है जैसा अभी टैक्सी वाला क्वेश्चन देखा था, फटाफट से कर लेते हैं। मीना वेंट टू द बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक गई और कितने पैसे निकालने गई, 2000 रुपीज निकालने गई। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज नोट्स। आप मुझे 2000 रुपये तो दे रहे हो सर, लेकिन सिर्फ 50 या 100 का नोट देना, ना 200 का ना 1000 का। 1000 का तो वैसे भी बंद हो गया है, ठीक है। तो सर मुझे सिर्फ नोट चाहिए 50 के या 100 के, राइट। अब मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, तो कैशियर ने उसको 50 के और 100 के नोट्स में टोटल मनी कितना दिया, 2000 दिया। और टोटल नोट जब उसने गिन के दिए, मतलब उसमें 50 के भी हैं और 100 के भी हैं, तो वो कितने नोट निकले, 25 नोट निकले। अब बताओ मीना को 50 के कितने नोट मिले और 100 के कितने नोट मिले। क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो दोबारा देखो। मान के चल रहा हूँ कि लेट मीना गॉट 50 रुपीज नोट्स, कितने मिले, अरे नहीं पता हमें, इसलिए क्या मान लेंगे उसे x। और लेट मीना गॉट रुपीज 100 नोट्स, 100 नोट्स कितने मिले ये तो पता है, नहीं पता इसको भी मैं क्या मान लूंगा, एक वेरिएबल जिसका नाम क्या है y, ठीक है। अब 50 के कितने मिले, x नोट्स,
और 100 के कितने मिले y नोट और टोटल नोट कितने मिले 25। तो देखो पहली कंडीशन तो कितने आराम से पता चल रही है। कुछ नोट 50 के हैं, कितने हैं 50 के x, कुछ नोट 100 के हैं, कितने हैं 100 के y, टोटल नोट मिला के कितने मिले उसे 25 नोट मिले। तो ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन होनी चाहिए। तो दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। उसने कहा कि सिर्फ 50 के और 100 के नोट देना, उसके अलावा मत देना, छाटा मार दूंगी, ठीक है ना। तो ऐसा कैशियर ने डर के सिर्फ 50 और 100 के ही नोट दिए हैं और टोटल कितने पैसे दिए उसने 2000। तो सर अब ध्यान से देखना जरा कि अगर वो 50 के नोट 5 दे रहे हैं, कितने 50 के नोट 5 दे रहे हैं तो कितने पैसे दे दिए 250, ठीक है। अगर उसने 5 के नोट अगर उसने 10 दिए तो कितने पैसे दे दिए उसने 1000। 50 के नोट सॉरी 50 के नोट अगर उसने 10 दे दिए तो कितने दे दिए उसने 500 दे दिए। गलत हो गया सॉरी। अगर उसने 50 के नोट कितने दिए हैं 10 दिए हैं तो उसने कितने दिए हैं 500 रुपए दिए हैं, राइट। अगर उसने 50 के नोट 20 दिए हैं तो उसने कितने दिए हैं उसने 1000 रुपए दिए, ठीक है। समझ आ रही है बात। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको अगर मैं आपको सिंपल सा बताऊँ तो 50 के नोट जितने मिले तो टोटल मनी कैसे निकलेगा, टोटल मनी कितना दिया 50 के उसने अगर आपको 25 नोट दिए हैं तो इसका मतलब उसने कितने पैसे दिए आपको कैसे निकालोगे 50 से मल्टीप्लाई करके ही तो निकालोगे। समझ आ रही है बात। तो ये आ जाएगा आपके पास इतने पैसे दिए, ठीक है। अगर उसने 100 के नोट के आपको 12 नोट दिए तो आपको कितने पैसे दिए उसने 1200 दिए। कैसे निकाला मल्टीप्लाई करके निकाला। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि उसने 50 के नोट कितने दिए x, तो 50 के नोट x दिए तो मतलब कितने पैसे हो गए 50x। और 100 के नोट कितने दिए उसने y, तो 100 के नोट वाले कितने पैसे हो गए 100y। और टोटल मिला के कितने पैसे बैठ रहे हैं उसके 2000 बैठ रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि 50 के नोट्स जो हैं वो x, तो अगर 10 नोट होते तो 50 इंटू 10, x नोट है तो 50 इंटू x। 100 के नोट जो हैं वो y है, अगर 10 नोट होते तो 100 इंटू 10, 15 नोट होते तो 100 इंटू 15, और अगर y नोट्स हैं तो 100 इंटू y। तो ये पैसे और ये पैसे मिला के टोटल कितने पैसे बने उसके 2000 होंगे। तो ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व करने में 3 मेथड आपको आते हैं। कोई सा भी मेथड लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। और वहीं अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की तो लेंडिंग लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है जो बुक्स को देती है, चार्ज करती है, उधार देती है बुक्स को एज अ फिक्स चार्ज। जब वो बुक्स को उधार देती है तो उसका एक फिक्स चार्ज है, जैसे अभी टैक्सी वाला क्वेश्चन किया था ना, तो उसका एक फिक्स चार्ज रहता है फॉर द फर्स्ट 3 डेज। 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है। और उसके बाद भी अगर आप बुक को रखते हो अपने पास, आपने 3 दिन में कोई बुक नहीं पढ़ी, वो पूरी नहीं हुई, तो आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद हर एक दिन का एक फिक्स चार्ज आपके पास लगता चला जाएगा। तो देखो जो चीज़ मुझे यहाँ से समझ में आ रही है पहले मैं उसको मान लेता हूँ कि लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज। 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो मान लिया मैंने x, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या होती है, बच्चे क्या करके आते हैं यहाँ पे लिख दिया आते हैं लेट फिक्स चार्ज इक्वल्स टू x। वो भूल जाते हैं कि ये जो फिक्स चार्ज है कितने दिनों का है 3 दिनों का है, और यहाँ पे उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि अभी देखना आगे आपको पता चल जाएगा क्यों गलती होती है। आपने फिक्स चार्ज को माना जो कि 3 दिन का था वो कितना है x, और उसके बाद लेट पर डे चार्ज, जो पर डे चार्ज रहने वाला है वो कितना रहने वाला है y। ये y लगेगा कब, ये लगेगा 3 दिन बाद। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, सर ये था
पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। उसने 27 रुपए यानी कि 27 रुपीज दिए कितने दिन बुक रखने के? 7 दिन बुक रखने के। तो ध्यान से देखो जरा इस चीज को, उसने 7 दिन बुक रखी, 3 दिन का तो फिक्स है, उसको एक्स देना है, एक्स देना है, ठीक है। तो 3 दिन निकल गए, 7 दिन में से 3 दिन निकल गए, कितने बजे? 4। अब 4 दिन का चार्ज लगेगा किसके हिसाब से? वाई के हिसाब से। 1 दिन का वाई लग रहा है तो 4 दिन का कितना लगेगा? 4 वाई। अब सरिता को फिक्स चार्ज भी देना है 3 दिन का, और सरिता को 4 दिन का एडिशनल चार्ज भी देना है वाई के हिसाब से। तो उसने टोटल रुपीज कितने दे दिए? 27। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है। समझ आ गया होगा। यही आपको ध्यान रखना है, यही जरूरी है कि फॉर 3 डेज आएगा। बच्चे क्या करते हैं? ये खा जाते हैं, वो क्या करते हैं फिर? एक्स तो देना ही देना है, और 7 दिन के लिए रखी तो 7y हो गया, और ये बना के आ जाते हैं इक्वेशन, जो कि गलत हो जाती है। आपको क्या करना है? आपको ध्यान रखना है कि 3 दिन के चार्ज का पैसा वो ले चुके हैं एक्स, अब वो लेंगे बचे हुए दिन के पैसे। बचे हुए दिन कितने हैं? 4, तो 4y लेंगे, और दोनों पैसे देने के बाद कितने खर्चा हुआ उसका? 27। वहीं अगर मैं बात करूँ सूजी की, तो सूजी पेड 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। उसने 5 दिनों के लिए बुक रखी, और कितने पैसे पकड़ाए? 21, ठीक है। तो एक्स तो देने ही देने हैं, लेकिन एक्स में उसका कितने दिन का काम चल गया? 3 दिन का। अब कितने बचे? 5 में से 2 दिन बचे। 2 दिन का इसने किसके हिसाब से दिया? वाई के हिसाब से दिया, तो प्लस 2y। एक्स उसने 3 दिन के दे दिए, 2y उसने 2 दिन के दे दिए, और टोटल उसने कितने दिए हैं? 21। तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स सॉल्व कर सकते हो। 3 मेथड आपको आते हैं, ठीक है। तो ये आपकी 3.4 तक यहाँ तक आपका सारा कंप्लीट हो चुका है। आगे भी हम कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको टिप्स पे कर लेना है एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। ऐसा नहीं है मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है तो मैं वो करूँगा, नहीं मैं वो करूँ, ये नहीं करना आपको तीनों के तीनों मेथड को टिप्स पे करना है, क्योंकि पेपर में कोई सा भी मेथड आ सकता है, और पेपर में आपका टाइम सेव होना बहुत ज़रूरी है। टाइम तभी सेव होगा जब आपको सारी चीज़ें टिप्स पर होंगी। तो आज आपको क्या करना है? ये जितने भी क्वेश्चन 3.3 के 3.4 के हमने किए, इनको सॉल्व करके देखना, इनको सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन जो करोगे उसे एलिमिनेशन से करना, दूसरे क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से, फिर तीसरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर अगला फिर से एलिमिनेशन, फिर सब्स्टिट्यूशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे सॉल्व करना, ठीक है ना। और आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।